बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। हमने देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या लिमिटेशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, और उसके बाद हमने देख लिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देख ली। अब हम देख रहे हैं वेट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। हम इसको जो है स्टडी कर लेते हैं और इसके आगे फिर हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, और साथ साथ जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, या जिसे हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन 1905 आइंस्टाइन suggested that all the electromagnetic radiation including the light have dual character, ठीक है। कि डुअल करेक्टर किसका है? रेडिएशंस का, चाहे वो लाइट है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर लाइट भी इंक्लूड है, और उनका डुअल करेक्टर होता है, यानी कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती हैं, ठीक है। वेव्स एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर इनके अंदर मौजूद होता है। द डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन सपोर्ट द वेव नेचर, ठीक है। ये क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट को या रेडिएशन की वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। डायफ्रैक्शन का आपको पता है कि कभी भी जब भी कोई लाइट या रेडिएशन जो है किसी स्मॉल ओपनिंग से निकल नहीं है, ठीक है। किसी भी सिलेंडर में अगर है तो वहां से या किसी भी चीज़ से अगर स्मॉल ओपनिंग के थ्रू निकल रही है तो वो डिफरेंट एंगल्स में डायफ्रैक्ट होती हैं, यानी स्प्रेड होती हैं डिफरेंट एंगल्स के, ठीक है। तो वहां से आप एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आपको पता है वो डिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन है ब्रैग इक्वेशन, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। वो ब्रैग इक्वेशन यूज करके हम डिफ्रैक्शन के बारे में निकाल सकते हैं, किस एंगल पर डिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, या किस वेवलेंथ की डिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। इंटरफेरेंस का आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा फिजिक्स के, जब दो वेव्स या दो रेडिएशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ पे अगर उनके क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं तो क्या होगा? लाइट का या रेडिएशन का में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एक क्रस्ट एक ट्रफ के साथ कंबाइन होता है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ये भी लाइट रेडिएशंस को जो है ना, यानी वेव लाइक नेचर को शो करता है। इसी तरह पोलराइजेशन क्या है कि जब भी हमारे पास क्या हो, अनपोलराइज्ड लाइट हो, अनपोलराइज्ड लाइट मीन कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करिए, उसमें कोई भी हम पोलराइजर लगा देते हैं तो वो लाइट को एक प्लेन में जो है वो डायरेक्ट करे, तो ये पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है ये वेव नेचर को शो करते हैं। लेकिन द फिनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट जो है हमारे पास क्या है कि रेडिएशंस की वो हमें पार्टिकल लाइक नेचर को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। द फिनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर सजेस्टिव ऑफ पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन की। ये हमने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती बल्कि स्मॉल पैकेट की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। In 1924, Louis D. Broglie extended the idea of wave particle duality of light to matter particles, ठीक है। उसने कहा कि अगर लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, तो ये जो मैटर है उसको भी ऐसा करना चाहिए कि वो भी पार्टिकल की तरह भी होनी चाहिए और वो भी वेव की तरह भी होनी चाहिए, या पार्टिकल्स के साथ भी या मैटर पार्टिकल के साथ भी कोई ना कोई वेव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको इसलिए डी ब्रॉगली की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने पार्टिकल्स की जो है ना वो नेचर बताई थी कि वो भी वेव की तरह उनकी उनका करेक्टर होता है, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट ऑल द डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ मैटर इन मोशन such as electron, photon, neutron, atom and molecule possess particles as well as wave characteristic के जितने भी particles हैं, जितने भी particle of matter हैं जो move कर रहे हैं, जैसे electron है, photon है, neutron है, atom है, molecule है, उनकी भी wave like nature भी हो सकती है और वो particle like तो है ही हैं, ठीक है। that is the dual character mean wave nature and particle behavior
इसको हम क्या कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ, जैसे लाइट होता है इसी तरह हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं। इज नॉट ओनली पोजेस्ड बाय रेडिएशन बट आल्सो बाय ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मैटर, कि ये सिर्फ रेडिएशन का फिनोमेना नहीं है बल्कि ये जो मैटर है उसके भी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो भी डुअल नेचर का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। The wave associated with matter particle is called the matter wave, कि matter particles के साथ जो wave होती है हम उसे simply क्या कर देते हैं, matter wave. The above idea of de Broglie regarding the microscopic material particle is known as wave particle duality of matter. ठीक है, कि उसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में जो आइडिया दिया है उसको हम क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर कह देते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो kind of a matter, it also possesses a dual character. हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर पार्टिकल है, यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल है तो इसका भी डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इट इज नाउन fact that sometimes light behave as wave and at the other times as a particle, but never particle and wave together. ठीक है, यानी कि अगर लाइट भी है हमारे पास तो कुछ फिनोमेना ऐसे शो करेगी जिसमें वो लाइट की तरह बिहेव करेगी, यानी वेव की तरह। कुछ फिनोमेना ऐसे हो सकते हैं कि वो जो है हमारे पास पार्टिकल लाइक बिहेव करे, लेकिन ये नहीं होता कि एक ही टाइम के ऊपर जो है रेडिएशन जो है वो वेव लाइक भी शो हो रही है और वही पार्टिकल लाइक भी शो हो रही है। द सेम आल्सो होल्ड गुड टू मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो भी एक टाइम के ऊपर एक ही फिनोमेना शो करेंगे, यानी कि या तो वो पार्टिकल लाइक बिहेव करेंगे या फिर वो हमारे पास क्या होता है कि वो वेव लाइक नेचर को शो करेंगे। At a certain times, a moving microscopic particle act as a particle or and other time as wave but never together, कि जो पार्टिकल है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो भी क्या है, एक टाइम पे वो पार्टिकल शो करेंगे अपने आप को और दूसरी टाइम पे वो वेव करेंगे, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, thus we find that wave particle duality is best well established एंड क्लासिकल थ्योरी इज अनएबल टू डील विद इट। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है क्लासिकल थ्योरी ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, वो पार्टिकल को पार्टिकल नेचर कहती थी और वेव को वेव नेचर कहती थी। द वेव पार्टिकल duality suggests that an electron is not a particle and not a wave। ठीक है, कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के थ्रू हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम इसको ना तो पार्टिकल कह सकते हैं और ना ही इसको वेव कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दोनों बिहेवियर शो कर रहा है। वी कैन से ओनली दैट it is an entity which is capable of developing one of these features depending upon the type of interaction with the external world। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पीशी है जो दोनों तरह के बिहेवियर शो कर सकती है, डिपेंड करता है ये किस इन्वायरमेंट में हम इसको स्टडी कर रहे हैं या किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है इसका दूसरे मटेरियल्स के साथ। ठीक है, उस इंटरेक्शन की बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये इसका जो है डुअल नेचर शो हो रही है तो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं डी ब्रॉगले की इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रॉगले हैज ड्राइव्ड at his hypothesis with the help of Planck's quantum theory and Einstein theory of relativity। ठीक है, कि डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन यूज की थी जिनकी बेस पे उसने एक्सप्लेन किया था अपना हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थ्योरी थी, एक तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी और दूसरा हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की आपने इक्वेशन पता है, प्लांक्स ने जो इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो उसने ये दोनों इक्वेशन को यूज किया था और डी ब्रॉगले इक्वेशन दी थी। एक और चीज स्टूडेंट, कि ये डी ब्रॉगले को आप लोगों ने इसी तरह लिखना है कि डी ई जो है वो स्मॉल है और ब्रॉगले जो है वो कैपिटल, उसका बी कैपिटल है। ठीक है, एक्चुअली ये साइंटिस्ट का नेम है तो और आप लोगों ने इसको इसी तरह लिखना है। ठीक है, he derived a relationship between the magnitude of the wavelength associated with the mass m of moving body and its velocity। डी ब्रॉगले ने किया क्या था कि जब भी कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है उसका मास क्या है m
और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसके पास स्पेसिफिक वेलोसिटी भी है, तो उसके साथ जो कितनी कौन सी वेवलेंथ एसोसिएट होगी, ठीक है, वो जो वेवलेंथ उसके अंदर से निकल रही होगी उसके बारे में रिलेशनशिप दिया है इसने, ठीक है। इन 1905 आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट लाइट हैज अ डुअल करैक्टर, ठीक है। जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कहाँ से किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। वेव एज वेल एज पार्टिकल करैक्टर के जो हमारे पास क्या है, लाइट का डुअल करैक्टर होता है कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी। इन सपोर्ट ऑफ द डुअल करैक्टर ऑफ रेडिएशन, लुइस डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इफ electromagnetic radiation behave as a particle under suitable condition, कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल लाइक बिहेव कर सकती हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ वेव, के वेव की बजाय वो क्या कर रही है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, देन देयर माइट बी अ कंडीशन अंडर विच पार्टिकल ऑफ मैटर वुड बिहेव एज अ वेव। क्योंकि उसने फिर कहा कि कोई ऐसी कंडीशन भी होगी जो वेव पार्टिकल हैं, यानी जो पार्टिकल हैं मैटर के जो पार्टिकल हैं वो भी वेव की तरह बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स the photon energy E is given by equation के जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से जो इक्वेशन आई थी हमारे पास वो क्या थी, E is equal to h न्यू, ठीक है। आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन है और h क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, where h is Planck's constant, nu is the frequency of radiation. By applying the Einstein's mass energy relationship, the energy associated with the photon of mass, अगर mass ऑफ फोटॉन ले लें, ठीक है, जो कि m है, उसके साथ जितनी एनर्जी रिलेट कर रही होती है वो क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्केल। ये इक्वेशन थी आइंस्टाइन की जिसमें c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। अगर हम अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। दोनों साइड पे E और E है तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि एक साइड में हमने पहले क्या लिखा, आइंस्टाइन इक्वेशन आ गई एम सी स्क्वायर, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, प्लांक्स इक्वेशन है जो कि एच न्यू की इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि अगर न्यू क्या होता है, ठीक है, न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की है कि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू। तो यहाँ यानी कि c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, तो न्यू की वैल्यू निकालनी हो तो न्यू हमारे पास क्या है, न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि न्यू की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास क्या है, ये क्या बन जाएगी, c ओवर लैम्डा है तो इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h c ओवर लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे c की वैल्यू है, एक साइड पे c स्क्वायर और दूसरी साइड पे सिंपल c है, तो ये c और c स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बन जाएगा, एम सी इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, ठीक है। दिस मीन्स for a particle of matter having velocity v, the de Broglie equation is given by, ठीक है, हमने c स्पीड ऑफ लाइट के लिए था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे थे, हम क्या करें हैं कि सिंपल कोई सी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए हम इसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं c की जगह पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी मैस और वेलोसिटी को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आपको पता है उसका मोमेंटम बन जाता है, तो जिसको यहाँ पे p से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस मीन्स फॉर अ पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग वेलोसिटी v, द डी ब्रॉगले इक्वेशन वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो हम यहाँ से डी ब्रॉगले वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि हम m और v को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और लैम्डा जो है वो ऊपर आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, ठीक है, या फिर h ओवर p आ जाता है हमारे पास। तो ये फोर्थ इक्वेशन बन गई कि लैम्डा हमने निकालना है वो क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, h ओवर p कर देते हैं हम लोग इसको, वेयर एम वी इज द लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय p। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली इक्वेशन,
De Broglie suggested that equation 4 could be used to calculate the wavelength associated with the any particles whose momentum was p is equal to mv, कि किसी भी पार्टिकल की के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसको हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और हमारे पास क्या है कि h इज इक्वल टू यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आ जाता है हमारे पास। इक्वेशन शोज the greater the mass and velocity of particle the shorter is wavelength। आपको पता है कि mass और velocity जो है डिनोमिनेटर में है तो इनका wavelength के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है कि जितनी mass and velocity ज़्यादा होगी उतनी wavelength कम होगी, यानी जितना पार्टिकल बड़ा होता जाएगा जिसका जितना mass ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उसकी क्या होगी wavelength छोटी हो जाती है। ठीक है, the wavelength associated with any macroscopic particle is smaller than the dimension of any physical system. Thus, diffraction or any other wave phenomena can never be observed with baseball or even the dust particles. ठीक है, हमने ऊपर बात की है कि जितना पार्टिकल बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो उनका जो वेव लाइक जो बिहेवियर था, जैसे डायफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस के फिनोमेना हैं वो हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्यों? कि उनके साथ जो वेवलेंथ आ रही है वो बहुत छोटी हो रही है, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन एंड इवन एटम्स कैन हैव such small momenta that their wavelength are of the same dimension as the inter एटम स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स। अब हमारे पास क्या है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया या एटम्स आ गया। ठीक है, अब उनका क्या है, मैस कम है तो उनके साथ वेलोसिटी है। अगर ये हमारे पास मोमेंटम उनका कम है तो उनके साथ क्या होगी, वेवलेंथ उनके साथ जो एसोसिएटेड होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है, यानी उनका स्मॉल मोमेंटम है और जो है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। और वो वेवलेंथ जो है उसकी इतनी डायमेंशन है कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिस होती हैं, ठीक है, वो उस उतनी डायमेंशंस हैं यानी उतने मीटर्स में आ जाती है हमारे पास, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन impinges on crystal diffraction should be observed, कि हम जो है डिफ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, स्मॉलर पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मैस और वेलोसिटी जो है यानी मैस उसकी कम है तो उसका मोमेंटम कम हो रहा है, तो मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपको क्वेश्चन पता है, अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम होती है। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन लगाएं और पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इतनी वैल्यू है, फ्लास्क कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम होती है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होता है, तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्केयर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो क्या कर सकते हो, अगर मैस मालूम है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मालूम है, तो वी स्केयर यानी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और साथ अगर आपको ये मालूम है तो आपको डी ब्रॉगली की इक्वेशन मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो आप जो है किसी भी पार्टिकल के लिहाज से उसकी जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें उसने कहा था कि जब वेव जो है जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव लाइक नेचर भी शो करती है तो पार्टिकल लाइक भी नेचर शो करती है। तो इसका मतलब है जो पार्टिकल हैं वो भी पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करेंगे और वेव लाइक भी नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसने बताया कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस ज़्यादा होता है जिसे हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो बहुत कम होती है, तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन जो स्मॉलर पार्टिकल हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, उनका मैस कम होता है। ठीक है, यानी कि उनका मोमेंटम कम है,
तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, हम उनकी वेवलेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। और वो जो है इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकते हैं, उसने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया था। और इसी तरह वो क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि इलेक्ट्रॉन यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो भी डुअल नेचर शो करते हैं, तो उसको प्रूव जिसे किया था, उसको वेरीफाई किया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं, जिनके बेसिस साइंटिस्ट थे, जिनकी बेसिस पे जो है इस एक्सपेरिमेंट को नेम दिया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ of the fact that moving electrons have waves of definite wavelength associated with them was provided in 1927 by two American physicists, Davison and Germer. In their experiment, they studied the scattering of slow-moving electrons by reflecting them from the surface of nickel crystal. कि स्लो मूविंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहां से उनकी रिफ्लेक्शन हो रही है डिफरेंट एंगल में। अब उन एंगल को मेजर करते हैं और वहां से इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम, ठीक है ना, डिफरेंट डिटेक्टर्स के थ्रू। अब यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल देख लेते हैं। They obtain electron from a heated tungsten filament and pass the stream of electron through charge plate kept at a potential difference of V volt. The accelerated electron were passed through slits. हमारे पास क्या है कि आपको सबसे पहले अगर देखें हीटेड टंगस्टन फिलामेंट नजर आ रहा है, लिखा हुआ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की सरफेस से निकलेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हीट किया जाता है, हीट करने से हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, टंगस्टन हमारे पास क्या है, मेटल। आपने देखा होगा कि मेटल को हीट करें तो वो हमारे पास क्या है, या उस पर लाइट फॉल करें यानी एनर्जी उसको दें, तो उसके करने से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टंगस्टन को हीट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, ठीक है, उसके आगे डिफरेंट चार्ज प्लेट लगी हुई है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करना देना चाह रही, वो उनको स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स हैं हमारे पास। फिर वो आगे से एक स्मॉल ओपनिंग सी लगी होती है, या जिसे हम कहते हैं कि स्लिट लगाई हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ये क्या है, बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि निकल के क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो क्या है, किसी डिफरेंट एंगल से डिफ्रैक्ट भी कर रहे हैं, जो कि थीटा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जो नीचे की तरफ ले आ रही है हमारे पास क्या है, बीम ऑफ डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये डिटेक्टर के ऊपर स्केल है, ये मूव कर रहा है ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है, जो भी रेडिएशन आ रही है उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, तो वो है ये उसकी मूवमेंट जो है गैल्वेनोमीटर से शो होगी, यानी कि कितना करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब ये डिटेक्टर ऊपर नीचे मूव करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ V। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी और जितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो उसको हम E से रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ V into E acting on the electron of charge E, the electron merge out with a uniform velocity V unit। ठीक है, कि हमने एक स्पेसिफिक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, और चार्ज हमारे पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है, तो वो उस अब वो हमने उनको कोलिमेटेड प्लेट्स होती हैं या चार्ज प्लेट होती हैं। ठीक है, उनके थ्रू एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहे होते हैं। द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर acquired by the electron due to the electric field will be equal to the electric force VE। ठीक है, अब क्या है,
अगर वो फ्रीली मूव कर रहे होते तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती, लेकिन अब हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितना है, v इंटू ई। तो ये कितनी वो मूव कर रहे हैं, यानी उनकी मोशन जो है वो इन दोनों फोर्सेस के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहीं पे उसको क्या कर रहे हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू v इंटू ई। और अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो टू जो है 1/2 है, तो वो इक्वेशन में दूसरी तरफ जाएगा तो 2ve बन गया। m जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2ve ओवर m आ जाएगा। अब v का स्केयर है, ठीक है, हम अंडर रूट लेंगे तो v का स्केयर खत्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2ve ओवर m। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन डी ब्रोगली इक्वेशन, हमें पता है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा ओवर h ओवर एम वी। ठीक है, अब v की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ रही है तो हमारे पास क्या है, ये इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी h ओवर m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m ओवर 2ve। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर m की वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 है, और अंडर रूट में ये हमारे पास क्या है, 1/2 है, यानी कि अंडर रूट m है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, h ओवर, ठीक है, 2v m e बन जाएगा। ठीक है, यानी m की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सारा ये हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम क्या करें कि यहाँ से इसका अब सिंपल h का मतलब क्या है कि अगर हम इसको अंडर रूट में लेके जाएंगे बाहर से, तो ये क्या बन जाएगा, h इंटू एच, यानी h स्केयर बन जाएगा। तो बाकी वैल्यू हमारे पास वही रह गई है कि हमने क्या किया, सिर्फ अंडर रूट से बाहर h जो था उसको अंडर रूट के अंदर ले गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट h स्केयर ओवर 2mve। ऑन पुटिंग हमारे पास वैल्यू क्या थी, कि हमारे पास वैल्यू थी h इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जोड़ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.108 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू आती है 12.26 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v वोल्ट m। ठीक है, इसके यूनिट किस में आ रहे हैं, मीटर में। ठीक है, मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आंगस्ट्रॉन में। अब ये देखिए 10⁻⁻10 है, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आंगस्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा क्या बन गई, लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय v वोल्ट। अगर हम वोल्ट डिफाइन कर लें कि यहाँ पे कितने वोल्ट आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो वोल्टेज दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, अगर यहाँ पे वोल्ट कितना हो, 10 वोल्ट हो, तो फिर वेवलेंथ क्या बन जाएगी, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव emerging out will be equal to कितनी होगी, 3.877 angstrom। Similarly, if the potential difference is varied between 10 to 10,000 volt, क्या हमने क्या किया, अब वोल्टेज चेंज किए, the lambda should vary between 3.8772 to 0.1226। अब वोल्टेज चेंज किया है, ठीक है, अब वोल्टेज ज्यादा हो रही है तो वेवलेंथ कितनी होगी, कम होती जा रही है। इट इज क्लियर therefore that electron of different wavelength can be obtained by changing the potential drop। ठीक है, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दें तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट होंगे। दीज वेवलेंथ आर कंपेरेबल विद दी दोज एक्स रेज, कि ये जब इसका कंपैरिजन किया गया, जो वेवलेंथ निकल रही है इलेक्ट्रॉन की वो ऐसे ही हैं जैसे कि एक्स रेज की जो रेडिएशंस होती हैं। एंड कैन अंडरगो डायफ्रैक्शन, कि जिसका जो डायफ्रैक्शन को शो कर रही है, यानी डायफ्रैक्शन मैंने आपको कहा था कि वो वेव लाइक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि जो एक्स रेज रेडिएशन थी
उसकी तरह का पैटर्न हमें आता है। और एक्स रेज आपको पता है कि रेडिएशंस हैं तो वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करेंगी। तो उसने यहाँ से प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका पोटेंशियल चेंज करते रहे हैं तो उनकी जो वेवलेंथ आती है वो ऐसी आती है जैसे एक्स रेज की आती है, और वो भी डायफ्रैक्शन को शो करते हैं। यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, वेव लाइक नेचर को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन व्हेन दे फॉल अपॉन द निकल क्रिस्टल गेट डायफ्रैक्टेड। ठीक है, हमें पता है कि निकल क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल आउट हुए तो उनकी डायफ्रैक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन ऑफ अ डेफिनेट वेवलेंथ गेट डिफ्रैक्टेड अलोंग डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, कि जब उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन्स की तो उनकी डिफ्रैक्शन भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया होता है, वो डिफ्रैक्शन के एंगल को मेजर कर रहा होता है, जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, which is connected with the sensitive galvanometer and can be moved along a graduated circular scale। कि ये डिटेक्टर जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। and the electron detector has two walls C and D which are insulated from each other। ठीक है, कि इसमें दो वाल होती हैं C and D, अगर इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये अंदर शो की हुई है अकॉर्डिंग टू डी। अब एक चीज हमने प्रूव कर ली थी ऊपर, अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न आया वो एक्सरेज की तरह ही था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर को भी शो कर रहा था। ठीक है, अब हमने वेवलेंथ ऊपर निकाली है, ये जो वेवलेंथ निकाली है हमने ये डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से निकाली है। अब हम इसको उस तरह भी निकाल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन किससे भी निकाल सकते हैं, कि जो इक्वेशन थी हमारे पास ब्रैग इक्वेशन, अगर हम दोनों से निकालें तो ये जो वेवलेंथ आएगी वो सिमिलर आएगी जो हमने ऊपर वाले से निकाली हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन the wavelength lambda of diffracted radiation is given by lambda is equal to d sin theta, where d is a constant। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए कितनी है, 2.15 है। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। by substituting the experimental value of theta in the Bragg equation, हम क्या कहते हैं, n lambda कहते हैं, या n अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, lambda is equal to d sin थीटा। ठीक है, दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी डिटरमिन, कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। दिस वेवलेंथ would be found to agree with the value of wavelength as obtained from the above experiment। कि हमने क्या किया, कि हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो डेविसन जर्मर ने इक्वेशन दी उस उससे वैल्यू वेवलेंथ की निकाली, फिर हमने क्या किया, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मालूम किया, तो वहां से हम ब्रैग इक्वेशन पुट करें तो जो वेवलेंथ निकलती है, दोनों टर्म दोनों इक्वेशन में हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो दोनों तरह से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है इन एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या था, वेव लाइक नेचर को शो करता था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी जो है हमारे पास वेव लाइक नेचर को शो कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, सिंस डायफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव ऑफ वेव मोशन, के डायफ्रैक्शन जो है वो वेव मोशन को शो कर रही होती है। डेविसन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश बियॉन्ड डाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी भी वेव नेचर होती है, यानी कि विदाउट जो है एनी डाउट जो है हमने इसको क्लियर कर लिया है। द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड कॉज मैकेनिकल मोशन इन अ पैडल व्हील्स प्लेस इन देयर पाथ इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल लाइक मोशन भी शो करते हैं। ठीक है, अगर इनके पास में कोई भी जो है पार्टिकल रख दिया जाए तो ये इसको मूव करवा देंगे, यानी ये मैकेनिकल मोशन भी होती है इनके अंदर, पार्टिकल लाइक बिहेव करेंगे। ठीक है, दिस प्रूव देयरफॉर that the electron not only behave like particle in motion but also have wave properties associated with them। electron behave as wave as well as particle। के इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है
पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं, वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं, यानी ड्युअलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की भी, और इसी तरह जो लाइट है उसकी भी ड्युअलिटी होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी हमारे पास एक बिग एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पे हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेजनबर्ग जो साइंटिस्ट था उसने ये एक्सप्लेन किया था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए तो जो हमारे पास जो है वेवलेंथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए हमारे लिए उनकी वेवलेंथ को डिटरमिन करना जो है वो मुश्किल होता है। और उनकी हम अगर एक चीज जब दो प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो वो इसके बारे में हम यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? वन ऑफ द मोस्ट important consequence of the dual nature of matter is the uncertainty principle developed by Werner Heisenberg in 1927. This principle states that it is impossible to determine simultaneously and precisely both the position and momentum of a small moving particle. कि ये हमारे पास इम्पॉसिबल है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं कि उनकी दो प्रॉपर्टीज को एक ही टाइम पे और एक्यूरेटली जो है मेजर किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम है, हम इसको प्रिसाइजली और साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स if the momentum or velocity be measured very accurately, a measurement of position of the particle correspondingly become the less precise। अब नीचे हम इक्वेशन देख रहे हैं कि डेल्टा x dot product of with delta p is equal to or greater than h over 4 pi। ठीक है, ये उसने एक्सप्लेनेशन दी थी सॉल्व करके कि अगर हम मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसको एक्यूरेट मेजर कर लें तो हम जो है जो उसकी पोजीशन है x क्या है, पोजीशन से डील करिए, डिस्टेंस से डील करिए, तो उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। कि अगर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं या मोमेंटम मेजर कर रहे हैं एक्यूरेटली तो हम पोजीशन को डिटरमिन नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, इफ पोजीशन इज डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, द मोमेंटम बिकम लेस एक्यूरेटली नाउन एज अनसर्टेन। कि अगर हम किसी भी चीज़ की जो है पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, thus uncertainty of determination of one property introduces uncertainty in the determination of other। कि हम किसी एक चीज के बारे में सर्टन होते हैं तो दूसरे के बारे में अनसर्टन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रीजन भी नीचे आएगी, हम उसको भी देख लेंगे। द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। यहाँ आपको पता हमारे पास क्या है, p क्या था, मोमेंटम था, तो क्या उसकी वैल्यू क्या आती है, m इंटू वी। ठीक है, तो अगर डेल्टा p है तो इसका मतलब है डेल्टा एम वी आ गया। आर रिलेटेड बाय हेजनबर्ग रिलेशनशिप एज, ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई, या इसे एच कट ओवर 2 भी लिखते हैं। ठीक है, कई बुक्स पे आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा, देखा हो सकता है। यहाँ अब हमने क्या किया, इसको ये मोमेंटम की जगह पे उसकी एम वी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। The uncertainty principle states that there is an actual limit to the accuracy of the measurement. This limit is not restriction on how well instrument can be, rather it is inherent in nature। कि हमारे पास क्या है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से हम ये अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली उसके इनहेरिटेंट है किसी भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, दिस प्रिंसिपल डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेट प्रॉपर्टीज
दोज प्रॉपर्टीज दैट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो कंजुगेट प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में उनका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि जो दो प्रॉपर्टीज जिनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली बोथ कंजुगेट प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली, कि हम इनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जिनका सोल्यूशन हमारे पास h/2 आ रहा हो, तो हम उन प्रॉपर्टीज को एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर इंडिपेंडेंट एंड दस कंजुगेट प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास कंजुगेट है और इंडिपेंडेंट है, और इनका आंसर हमारे पास क्या आता है, h/4 आ रहा होता है, तो ये इसलिए हम इनको मेजर नहीं कर सकते। टू मेजर एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट डिस्टर्ब इट, कि हमें उसकी किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आएंगे, एट लीस्ट अ लिटल, विद आवर मेजरिंग डिवाइस, कि हम क्या करेंगे, हमें किसी भी चीज़ को स्टडी करना है तो हम उसके अंदर कोई से भी थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे और फिर उसमें मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इमेजिन वी वेंट टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन बाय बाउंसिंग लाइट ऑफ इट into some detector, फॉर एग्जाम्पल अ सुपर माइक्रोस्कोप। हम क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन को मेजर करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसकी लोकेशन को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, ठीक है। अब उसमें चेंजेस आएंगे, उसकी मोशन में चेंज आएगी या उसकी बिहेवियर में चेंज आता है, तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी डिटेक्टर के थ्रू, या आप ये कह लो कि सुपर माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, उसके थ्रू मेजर कर लेते हैं। Object can be located to an accuracy no greater than the wavelength of radiation used, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है कि उसकी लोकेशन की हम क्या कर सकते हैं, यानी पोजीशन या लोकेशन की हम एक्यूरेटली उस टाइम तक डिटरमिन कर सकते हैं कि जब हमारे पास उससे जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है या उसकी एक्यूरेटी जो है उसकी वेवलेंथ जो लाइट की रेडिएशन की यूज किया उससे ग्रेटर ना हो, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि डेल्टा एक्स का हमारे पास क्या है, वेवलेंथ से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि जो है अनसर्टेनिटी इसमें स्मॉल होती है, तो हम इस वेव जो पोजीशन होती है उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। स्मॉल वेवलेंथ यूज करेंगे, ठीक है, तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होगी कि ग्रेटर होगी पोजीशन में, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है कि मोमेंटम में जो है अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। Thus, if we want an accurate position measurement for an electron, we must use a shorter wavelength such as X-rays or gamma rays or perhaps the electron. अगर हमने क्या करना है, accurate position चाहिए, तो हम क्या करते हैं, shorter wavelength use करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दिस मीन दैट फोटोन ऑफ हाई एनर्जी मस्ट बी एम्प्लॉयड। हमने क्या किया कि हाई एनर्जी, आपको पता है एक्सरेज फोटोन और ये क्या है, हाई एनर्जी हमारे पास क्या है, रेडिएशंस हैं, हम उसको दे रहे हैं, और उससे क्या होगा कि आपको पता है वेवलेंथ और एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमारे पास क्या एनर्जी हाई है और वेवलेंथ क्या है, कम है, स्मॉलर है। स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब है हमारे पास कि उसकी पोजीशन हम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसे हाई एनर्जी देंगे, ठीक है, तो अब मोमेंटम देखें m/v। अब किसी भी चीज को बहुत तेजी से धक्का दिया जाए, हाई एनर्जी से जोर से धक्का दिया जाए, तो उसकी पोजीशन के साथ क्या है, उसकी उसकी मोशन भी चेंज होगी, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी हम देंगे उतनी उसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अब क्या हो सकता है, हम मोमेंटम जो है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते जब हम हाई एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक है। The more energy of photon have, the more momentum they impart to the electron, कि अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो उसका मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते, विच चेंजेस द इलेक्ट्रॉन मोशन एंड इन एन अनप्रेडिक्टेड वे, कि हमारे पास क्या पोजीशन तो मेजर कर ली लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। दिस अटेम्प्ट टू मेजर एक्यूरेटली
the electron position introduces considerable uncertainty in its momentum, कि इसके momentum में उतना ही ज़्यादा change आ जाएगा. The act of measuring the electron position at one momentum makes our knowledge of its further position inaccurate. कि हम क्या कर सकते हैं कि इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो भी हमारे पास क्या होगा कि अगर हम मोमेंटम निकाल सकते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है हम पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते. Thus suppose then we use photon of longer wavelength, कि अगर हम longer wavelength यूज कर लें तो longer wavelength से हमारे पास क्या होगा कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी लेकिन हम मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम लेस एनर्जी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं, यानी उसको कम एनर्जी से धक्का दे रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी के अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंटम हम इजीली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, बिकॉज दीज फोटॉन हैव लोअर एनर्जी द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सो अप्रिशिएबली चेंज ड्यूरिंग द मेजरमेंट बट its position will be correspondingly less accurately known. This is the essence of uncertainty principle. ठीक है, there is an uncertainty in either the position or the momentum of electron that cannot be reduced beyond a certain minimum limit. के ही हमारे पास क्या है, दो प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें एक ना एक को अगर हम करेक्टली मेजर कर रहे हैं तो दूसरे के अंदर जो है अनसर्टेनिटी आ जाती है. ठीक है, although we can never know the exact position and momentum of electron, we can talk about the probability of its being certain location in the space. कि हम क्या कर सकते हैं कि अब हमने ऊपर देख लिया कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं निकालते, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज करते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम एट दिस प्लेस. ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करते. फिर हम यहाँ पे इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट the uncertainties expressed above are not the experimental error, कि ये कोई experiment error नहीं है, but are inherent in any measuring process. There exists a clear difference between the behavior of large object like the stone and small particle. कि ये जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से डील नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली इम्पोर्टेंट इन कंसीडरिंग द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कंप्राइजिंग ऑफ एटॉमिक सिस्टम, यानी ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करें. द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट is negligible in the case of large object. Okay, हम इसके आउटकम्स देख लेते हैं. आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, one of the most important outcome of the Heisenberg principle is that the Bohr's statement in which the electron are considered revolving in some definite orbit does not appear to be hold. ठीक है, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा था, उसके बाद बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था. ठीक है, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है तो उन्हें स्पेसिफिक एनर्जी लेवल एनर्जी गेन करनी है या लूज करनी है, फिर उनके दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई निकालते हैं हम. ठीक है, अब उसने कहा कि लाजमी नहीं है कि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में है, बल्कि वहां पे हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं बता सकते. ठीक है, फिर हम उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी की वर्ड यूज कर सकते हैं. इंस्टेड इट इज पॉसिबल ओनली to state the probability of finding of a particular electron in a given region of the space at a given time. हम एक specific time पे हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है. The old concept of Bohr has now been discarded in favor of probability approach. ठीक है, कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, हम क्या कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. The probability of finding of electron at any given time is given by psi square, इसको psi बोलते हैं साइन को इसको. ठीक है, where psi is the wave function. हमने जो नेक्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन देखनी है, हमें psi फंक्शन को यूज करना है, तो वहां पे भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, यानी ये
इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताता है कि इस रीजन के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मौजूद हो सकता है. The uncertainty in simultaneous determination of position and momentum is not in our observing instrument, but it is a nature. ये nature में होता है. The uncertainty in the simultaneous determination of position and momentum is not. अच्छा, ये repeat हो गया था मुझसे. The above discussion clearly shows that uncertainty principle applies to microscopic particles and has no significance on the मैक्रोस्कोपिक. यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आएगा. ठीक है, कि लार्जर पार्टिकल्स होंगे तो आपको पता है उनकी मैस भी ज्यादा होगी. ठीक है, जब मैस ज्यादा होगी तो उनका मोमेंटम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, और उनकी पोजीशन भी हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. लेकिन ये इशू किस में आ रहा था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर आ रहा था. ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसी तरह हमारे पास क्या है, एनर्जी एंड टाइम का रिलेशनशिप भी जो होता है वो उसका आंसर क्या आता है, h/4πr होता है. तो उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, ये नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन if the uncertainty in position is given by this wavelength दी हुई है. ठीक है, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है. उसने कह दिया कि डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, 10⁻⁻10 मीटर मैस ऑफ आ गया इलेक्ट्रॉन. प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये तो था आज का लेक्चर. आगे जो जिन हेडिंग्स के ऊपर अभी क्रॉस लगा हुआ है अभी आप लोगों ने नहीं करनी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ऑर्थोगोनैलिटी भी अभी नहीं करेंगे. ठीक है, जो आगे इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, तो हम ये वाली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को.